हेलो एवरीवन। आज हम क्लास 9th ज्योग्राफी का चैप्टर 5 नेचुरल वेजिटेशन एंड वाइल्ड लाइफ देखेंगे। ओके, सो हम इसे स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपको ये समझना है कि हम इसमें पढ़ेंगे क्या। इसमें हम वाइल्ड लाइफ के बारे में पढ़ेंगे, यानी जानवरों के बारे में देखेंगे। कितने जानवर हैं, कौन से जानवर कहाँ पाए जाते हैं बेसिकली, और हमें जानवरों को क्यों प्रोटेक्ट करना चाहिए। और इसमें हम फॉरेस्ट के बारे में देखेंगे, कितने टाइप्स के फॉरेस्ट होते हैं, हमें उन्हें क्यों बचाना चाहिए, क्यों नहीं बचाना चाहिए। ये सारे जितने भी चीज़ें हैं, यानी ये चैप्टर पूरा का पूरा एनवायरनमेंट पे डिपेंड है और ये चैप्टर काफ़ी अच्छा भी है सुनने में। ठीक है, अब हम स्टार्ट करते हैं इंट्रोडक्शन से कि इसमें सबसे पहले कुछ बेसिक चीज़ें आपको पता होनी चाहिए कि इसमें हम बेसिक कुछ टर्म हैं वो सबसे पहले देखेंगे। ठीक है, यानी सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि इंडिया जो है वन ऑफ द 12 मेगा बायोडाइवर्सिटी कंट्रीज़ के अंदर आता है। यानी वर्ल्ड में इंडिया भी एक ऐसा प्लेस है जहाँ पे बहुत अच्छी वेजिटेशन यानी पेड़ पौधे और जानवर पाए जाते हैं। ओके, और एशिया की अगर हम बात करें, यानी एशिया जिसमें जो कि 4th नंबर पे आता है, पूरे वर्ल्ड में एशिया 4th नंबर पे आता है। यहाँ पे वाइल्ड लाइफ और नेचुरल वेजिटेशन बहुत अच्छी पाई जाती है, तो ये आपको ध्यान रखना है। अराउंड 47,000 प्लांट्स स्पीशीज़ एशिया के अंदर पाई जाती हैं, जिसमें से इंडिया भी है। और 15,000 फ्लावरिंग प्लांट्स हैं, यानी फ्लावर्स की प्रजाति पाई जाती है। आपने देखा होगा बहुत टाइप के फ्लावर्स होते हैं, कुछ का अलग नाम होता है, कुछ का अलग कलर होता है, तो ये स्पीशीज़ देखी जाती है। एनिमल्स भी होते हैं जो स्पीशीज़ बहुत डिफरेंट टाइप्स की हम देखते हैं। जैसे कभी आप डिस्कवरी चैनल खोलेंगे तो आपको बहुत सारा देखने को मिलेगा कि स्नेक, आपने स्नेक का नाम सुना होगा, है ना, लेकिन आपको एक दो नाम पता होंगे जो काफ़ी फेमस हैं। लेकिन स्नेक की भी बहुत सारी टाइप्स होती है जो मुझे भी नहीं पता। डिस्कवरी चैनल में आपको बहुत अलग अलग टाइप के सांप देखने को मिलेंगे, तो इसी को हम स्पीशीज़ बोलते हैं, प्रजाति बोलते हैं। ठीक है, इसमें अब हम और चीज़ें देखेंगे कि नेचुरल वेजिटेशन क्या होती है। नेचुरल वेजिटेशन एक ऐसी वेजिटेशन है जो नेचुरली ग्रो होती है, यानी इसमें ह्यूमन का कोई भी इंटरफेयर नहीं होता, ह्यूमन का कोई रोल नहीं होता है। जैसे आपने देखा होगा जंगल को क्या कोई उगाने जा रहा है? नहीं। जंगल में क्या कोई पेड़ लगाने जा रहा है? बिल्कुल नहीं, वो नेचुरली ग्रो हो जाते हैं, तो उसे नेचुरल वेजिटेशन बोला जाता है। सेम ऐसा ही है वर्जिन वेजिटेशन, बस इसका नाम है। एक पर्टिकुलरली पूछ लेते हैं कि वर्जिन वेजिटेशन क्या होता है। वर्जिन वेजिटेशन यानी एक ऐसे पेड़ पौधे जिसमें ह्यूमन का कोई इंटरफेयर नहीं है, वो अपने आप ही ग्रो हो जाते हैं। कहीं पे आपने देखा होगा घर के आसपास भी कहीं थोड़ा सा एक छोटा सा पौधा अपने आप ही उग जाता है, उसको पानी मिल रहा है, सनलाइट मिल रही है, तो वो कहीं ना कहीं फर्टाइल एरिया होगा थोड़ा सा, तो वो अपने आप ही ग्रो कर गया पौधा। तो ऐसा होता है, उससे बोला जाएगा वर्जिन वेजिटेशन, जिसे हमने टच नहीं किया है। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। अच्छा, इसमें अब 2 वर्ड्स आते हैं, जैसे एक आएगा फ्लोरा एंड सेकंड वन इज़ फोना। तो आपको सिंपल याद रखना है, इन दोनों में डिफरेंस पता होना चाहिए, क्योंकि ये वर्ड आगे बार बार बोलूँगी मैं, तो आपको पता होना चाहिए कि इसका क्या मतलब है। फ्लोरा का मतलब होता है नेचुरल वेजिटेशन, यानी पेड़ पौधे, फ्लावर्स, प्लांट्स, ट्रीज़, ये सारे के सारे फ्लोरा के अंदर आएंगे। इसको आप ऐसे भी याद रख सकते हैं कि फ्लावर की जो स्पेलिंग होती है FLO से शुरू होती है, तो आप ऐसे याद रख लीजिए कि इसमें सारे पेड़ पौधे या फ्लावर्स इसके अंदर आएंगे। और दूसरे में फोना, इसमें सारे के सारे एनिमल्स आएंगे। ओके, होप यू अंडरस्टैंड। फ्लोरा का मतलब होता है ट्रीज़, प्लांट्स की बात करूँगी मैं, और फोना में एनिमल्स की बात करूँगी। और इसी को मिला के जो बनता है उसे बोला जाता है बायोडाइवर्सिटी। यानी अगर हम बात करें कि एनिमल्स को हम देखें, एनिमल्स सारे के सारे जो जानवर हैं वो एक एनिमल्स की कैटेगरी में आ रहे हैं, लेकिन सबकी स्पीशीज़ अलग है। आपने डॉग को देखा होगा, डॉग की भी बहुत सारी स्पीशीज़ होती है, सारे के सारे डॉग एक ही कैटेगरी में है कि वो डॉग है। लेकिन कभी आपने देखा होगा एक छोटा पपी डॉग होता है, कोई बड़े डॉग होते हैं, किसी का कलर अलग होता है, किसी के बाल अलग होते हैं। तो ये स्पीशीज़ को डाइवर्सिटी, इसी को डाइवर्सिटी बोलते हैं, कि यानी एक ही स्पीशीज़ में वो आ रहे हैं, लेकिन उनकी जो डाइवर्सिटी है वो बहुत ज़्यादा अलग है। जैसे हम ह्यूमंस की बात करें अगर, तो हम सभी किसकी कैटेगरी में आ रहे हैं? ह्यूमंस की कैटेगरी में आ रहे हैं, यानी हम मानव हैं। लेकिन हम सभी क्या है? डिफरेंट हैं। आपके बाल अलग हैं, मेरे बाल अलग हैं, बालों का कलर अलग है, मेरी आँखों का कलर अलग है, आपकी आँखों का कलर अलग है। ऐसे कहीं न कहीं इसे डाइवर्सिटी बोली जाती है। ये जीन्स की वजह से होता है, ठीक है? ये आपको ध्यान रखना है। बायोडाइवर्सिटी मीन्स द नंबर ऑफ स्पीशीज़ इन कंट्री, इसे क्या बोला जाएगा? बायोडाइवर्सिटी, ठीक है? अब ये वाइल्ड लाइफ और ये जो एनिमल्स हैं, अब ये कुछ चीज़ों पे डिपेंड करता है, जैसे कि लैंड पे, यानी जहाँ पे जैसा लैंड होगा, जहाँ पे जैसा कहीं ना कहीं
फर्टिलिटी होगी वहाँ पे वैसे आपको पेड़ पौधे देखने को मिलेंगे। अगर हम नॉर्मल एरिया की फर्टाइल एरिया की बात करें तो वहाँ पे आपको घने पेड़ पौधे देखने को मिलेंगे, डेंस। ठीक है, अब यहाँ आगे हम पढ़ेंगे इसको। और अगर हम देखें कि हिमालय रीजन में, ठीक है, तो आपको क्रिसमस जैसे ट्रीज़ देखने को मिलेंगे, यानी बहुत लंबे लंबे ट्री होते हैं और वो कहीं ना कहीं ज़्यादा डेंसिटी उनकी नहीं होती है। तो ऐसे कहीं ना कहीं लैंड पे भी डिपेंड करता है। अब नेक्स्ट चीज़ ये आएगी कि ये जो पेड़ पौधे होते हैं इन्हें दो चीज़ें चाहिए होती हैं ग्रो करने के लिए। सबसे पहला होता है सनलाइट। ठीक है, इन्हें सनलाइट अगर भरपूर मिलती है तो ये बहुत अच्छा ग्रो करते हैं। दूसरी चीज़ है प्रेसिपिटेशन, इसको आम भाषा में रेनफॉल भी कहा जाता है। ठीक है, यानी बारिश, वर्षा, पानी, कहीं ना कहीं इसको ये चाहिए। यानी पेड़ पौधों को दो चीज़ें अगर मिल जाएं बिल्कुल सही मात्रा में तो वो अच्छा ग्रो करते हैं। ऐसा नहीं है कि सिर्फ धूप ही धूप पड़े तो वो फिर ख़राब हो जाएगा, और ऐसा भी नहीं है कि सिर्फ बारिश ही बारिश हो जाए तो वो ख़राब हो जाएगा। दोनों चीज़ें अगर इक्वल क्वांटिटी में अगर मिलती हैं तो उससे कहीं ना कहीं एक अच्छा पेड़ पौधे ग्रो करते हैं। तो दो चीज़ें आपको ध्यान रखनी है ग्रो करने के लिए, सनलाइट एंड सेकेंड वन इज़ प्रेसिपिटेशन। ओके, हम नेक्स्ट चीज़ देखते हैं अब इकोसिस्टम क्या होता है। इकोसिस्टम आपको पता होना चाहिए कि हमारे, जैसे मान लेते हैं एक एग्जांपल के थ्रू, राजस्थान है, राजस्थान का इकोसिस्टम अलग है। ठीक है, अब अगर हम बात करें हिमालय का, हिमालय के इकोसिस्टम अलग है। हिमालयस पे आपको क्या मिलेंगे, जो मतलब पोलर रीजन है वहाँ पे आपको पेंगुइन्स मिलेंगे। ठीक है, यानी ऐसे जानवर जो उस क्लाइमेट में ढल चुके हैं, वो उनको वैसा ही क्लाइमेट चाहिए, तो उससे उस पर्टिकुलर एरिया को हम इकोसिस्टम बोलते हैं। ठीक है, जैसे मान लीजिए फ़िश कहाँ मिलेगी, फ़िश मिलेगी पानी में, ठीक है, नदी में, समुद्र में, तो ये उसका इकोसिस्टम है, ये उसकी जगह है, ये उसकी लाइफ है। कैमल्स कहाँ मिलेंगे, कैमल्स मिलेंगे आपके डेजर्ट वाले इकोसिस्टम में। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है, इकोसिस्टम ऐसे होता है। अब हम सबसे इम्पॉर्टेंट देखते हैं कि फॉरेस्ट, यानी फॉरेस्ट या बोलें आप प्लांट्स या पेड़ पौधे क्यों ज़रूरी हैं, इनकी इंपॉर्टेंस क्या है। सबसे पहले तो इम्पॉर्टेंट ये है कि ये रिन्यूएबल रिसोर्सेज हैं और हमें इन्हें बचाना चाहिए। ठीक है, सेकंड चीज़ आती है ये क्लाइमेट को ठीक रखते हैं। ठीक है, कंट्रोल करते हैं सॉइल इरोजन को, यानी सॉइल की पकड़ को मजबूत रखते हैं। ओके, और ये जो है कहीं ना कहीं वो जो फ्लो होता है, फ्लड जो आ जाता है कभी कभी, उसको भी कंट्रोल करते हैं। यानी कभी अगर पेड़ पौधे बहुत ज़्यादा हैं तो उस एरिया में फ्लड को कंट्रोल करना ईजी हो जाता है। ठीक है, नेक्स्ट चीज़ आती है ये जो है टेम्परेचर को भी थोड़ा कम रखता है। जहाँ पे ज़्यादा पेड़ पौधे होंगे वहाँ की हरियाली अच्छी होती है, वहाँ की हवा भी अच्छी होती है और वहाँ का टेम्परेचर भी नॉर्मल रहता है। ठीक है, और इसमें हम ये भी ध्यान रखते हैं कि इसका बहुत ज़्यादा उपयोग भी किया जाता है, जानवरों के लिए भी ये इम्पॉर्टेंट है। यानी मतलब एक तरीके से पेड़ पौधे ये उनका घर है। जंगल अगर हम बात करें, जंगल में एनिमल्स मिलेंगे, एनिमल्स को जंगल ही चाहिए, वो उनका हाउस है एक तरीके से, तो ये उनके लिए ज़रूरी है। नेक्स्ट चीज़ आ जाएगी टिम्बर प्रोडक्ट्स के लिए भी हमें फॉरेस्ट की बहुत नीड पड़ती है। यानी आपने देखा होगा पेपर बनाया जाता है, ठीक है, लकड़ी की हमें ज़रूरत होती है, तो इनका ट्रेड भी किया जाता है। टिम्बर प्रोडक्ट्स का मतलब होता है लकड़ियों से या पेड़ पौधों से जो भी चीज़ें, हर्ब्स, दवाइयाँ, ये सारी चीज़ें बनाई जा रही हैं, इन्हें टिम्बर प्रोडक्ट्स कहते हैं। यानी पेड़ पौधों से जितनी भी चीज़ें कमर्शियल यूज़ में लिया जा रहा है, इसीलिए भी फॉरेस्ट क्या है, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है हमारे लिए, जानवरों के लिए, एनवायरनमेंट के लिए एज वेल। ओके, यानी सब चीज़ों के लिए फॉरेस्ट काफ़ी इंपॉर्टेंट माने जाते हैं। अभी तक हम सिर्फ अभी फॉरेस्ट ही पढ़ रहे हैं, यानी अभी हम चैप्टर का एक ही पार्ट कवर कर रहे हैं। ओके, वाइल्ड लाइफ पे अभी मैं आई ही नहीं हूँ, बाद में हम उनको देखेंगे। तो अभी आपने देख लिया फॉरेस्ट के बारे में। अब हम देखते हैं कि टाइप्स ऑफ वेजिटेशन यानी टाइप्स ऑफ फॉरेस्ट। बहुत टाइप के फॉरेस्ट होते हैं, बेसिकली आपको यहाँ 5 टाइप के फॉरेस्ट बताए हुए हैं। इससे मैं बताती हूँ क्वेश्चन कैसे आएगा। इससे या तो एक आध लॉन्ग क्वेश्चन आ सकते हैं कि आप बता दीजिए ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट के बारे में, जिसमें आपको 5 पॉइंट लिख देने होंगे, 6 पॉइंट लिख देने होंगे, या तो इससे MCQ क्वेश्चंस आते हैं। जैसे जैसे मैं पढ़ाऊंगी बताती जाऊंगी कि कैसे क्वेश्चंस आएंगे। ओके, टाइप्स ऑफ वेजिटेशन में 5 टाइप्स है। ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट, ठीक है, देन आता है ट्रॉपिकल डेसिडियस फॉरेस्ट, थर्ड वन इज ट्रॉपिकल थॉर्न फॉरेस्ट, फोर्थ इज मॉन्टेन फॉरेस्ट एंड फिफ्थ इज मैंग्रोव फॉरेस्ट। इन पांचों को ही हम एक एक करके 1 बाय 1 कवर करेंगे। सो आगे स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आता है ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट। आप बस ध्यान से सुनते जाइए और ये पॉइंट्स लिख लीजिए नोट करके। ये जो एवरग्रीन फॉरेस्ट है ये एवरग्रीन होते हैं, ठीक है, यानी ये डेंसिटी इनकी बहुत ज़्यादा हाई होती है और ये ऐसे एरिया में पाए जाते हैं जैसे यूपी, बिहार, ठीक है, वेस्ट बंगाल, ये काफ़ी अच्छे घने भरे एरिया में पाए जाएंगे। और
इसमें आपको एक चीज़ और ध्यान रखनी है कि ये हैवी रेनफॉल एरियाज़ में पाए जाते हैं, जैसे वेस्टर्न घाट, ठीक है, लक्षद्वीप, अंडमान निकोबार, तमिलनाडु, असम में भी ये अच्छे खासे मिलेंगे। इसमें आपको कुछ चीज़ें याद रखनी है, जैसे मैंने आपको बता दिया कि ये एवरग्रीन होते हैं। एरिया आपको बता दिया मैंने, एरिया कहाँ-कहाँ पे पाया जाएगा, ऐसे ही लिखना है आपको। अब इसमें सेंटीमीटर होता है, यानी ये ऐसे एरिया में ग्रो करते हैं, इनको कितनी नीड होती है बारिश की? 200 सेंटीमीटर। अब क्वेश्चन यहीं से आएगा कि एवरग्रीन फॉरेस्ट को कितनी रेनफॉल की ज़रूरत होती है, या तो ये स्टेटमेंट बेस आएगा, तो ऐसे आपको हैंडल करना पड़ेगा। इनको नीड होती है 200 सेंटीमीटर रेनफॉल की। बस हो गया ये पॉइंट यहाँ पे, ठीक है। इनकी जो हाइट होती है कितनी होती है? 60 मीटर, बस इतना याद रखना है। अब इसमें इंपॉर्टेंट है कौन कौन से ट्रीज़ आएंगे, इनके नाम दे रखे हैं जो आपको ध्यान रखना है। इनके नाम है महोगनी, एबिनी, रोजवुड, रबड़, चिंचोना। ये दोबारा रिपीट कर रही हूँ मैं, हर फॉरेस्ट में हम नाम देखेंगे, दोबारा से सुन लीजिए। एबिनी, महोगनी, रोजवुड, रबड़, चिंचोना। अब ये नाम आपको दे के पूछेंगे 4 ऑप्शन में से कि ये कौन से फॉरेस्ट में आता है, ऐसे, ठीक है। कि एबिनी बोलेंगे, एबिनी बताओ कौन से 5 फॉरेस्ट में से है, तो क्या आंसर हो जाएगा? एवरग्रीन फॉरेस्ट में महोगनी आता है या एबिनी आता है, बस इतना आपको ध्यान रखना है। इसमें कुछ एनिमल्स भी पाए जाते हैं, जैसे मंकी, एलिफेंट, डियर, ठीक है, लेमूर, और कुछ बर्ड्स भी हैं। बर्ड्स में बैट्स, स्लॉथ्स, स्कॉर्पियंस, ये सारे नाम दे रखे हैं। बस आपको इतना ही याद रखना है, एरिया और उसमें हाइट क्या है, रेनफॉल क्या है, और मेन एनिमल्स कौन कौन से हैं, बस आपको यही याद रखना है। ओके, नेक्स्ट पे हम आते हैं ट्रॉपिकल डेसिडियस फॉरेस्ट। डेसिडियस फॉरेस्ट का आप मतलब लिख लीजिए। डेसिडियस का मतलब होता है पतझड़, यानी एक टाइम ऐसा आएगा, यानी जब भी थोड़ा ड्राई सीजन होता है तो जो पत्ते हैं वो गिर जाते हैं, पेड़ जो है अपने पत्ते गिरा देते हैं, दे विल शेड देयर लीव्स। ओके, तो इसे डेसिडियस फॉरेस्ट कहा जाता है। पतझड़ का जो सीजन आता है ना, उसे बोलते हैं। ये मोस्ट वाइडर स्प्रेड फॉरेस्ट होते हैं, मॉनसून के टाइम पे पाए जाते हैं। इनको रेनफॉल की नीड होती है, ध्यान से सुनिए, 200 सेंटीमीटर से 70 सेंटीमीटर, या आप ऐसे भी बोल सकते हैं 70 सेंटीमीटर से लेके 200 सेंटीमीटर। अभी हमने पहले जो एवरग्रीन का पढ़ा था उसमें हमने 200 सेंटीमीटर की बात करी थी, लेकिन यहाँ पे क्या है, डेसिडियोस में 70 से लेके 200 सेंटीमीटर, ये एग्जैक्ट डाटा आपको रेनफॉल का याद रखना है। अब इसमें आ जाएगा ट्रीज ऑफ दिस फॉरेस्ट टाइप शेड देयर लीव्स फॉर अबाउट 6 to 8 वीक्स इन ड्राई समर। ओके, ड्राई समर के टाइम पे ये अपने पत्ते गिरा देते हैं, तो ये आपको ध्यान रखना है। अच्छा, डेसिडियोस जो है 2 टाइप्स का है, एक है मॉइस्ट और एक है ड्राई, तो थोड़ा सा आपको ये डिवाइड करके पढ़ना पड़ेगा। मॉइस्ट को हम अलग पढ़ेंगे। मॉइस्ट में आपको ध्यान रखना है यहाँ कितना रेनफॉल है, 200 से लेके 200 तक। ओके, 100 से लेके 200 तक इसका रेनफॉल है, और ये ईस्टर्न पार्ट ऑफ द कंट्री में पाया जाता है, जैसे झारखंड, वेस्ट, उड़ीसा, छत्तीसगढ़, इन सब में पाया जाएगा। यहाँ पे जो पेड़ पौधे हैं यानी ट्रीज़ के नाम हैं, ध्यान से सुनिए। मॉइस्ट में, मॉइस्ट डेसिडियोस में बैम्बूस, साल, शीशम, सैंडलवुड, खेर, कुसुम, अर्जुन, मलबेरी, ये सारे जो नाम हैं ट्रीज़ हैं, ये मॉइस्ट डेसिडियोस में आते हैं। बस इतना ही याद रखना है आपको, रेनफॉल, एरिया और ये ट्रीज़, बस। अब देखते हैं ड्राई डेसिडियोस में क्या आएगा। इसका रेनफॉल है 70 से 100 सेंटीमीटर, ध्यान से सुनिए, ठीक है, 70 से 100 सेंटीमीटर, और ये रेनियर पार्ट्स में पाया जाएगा, जैसे यूपी, बिहार। और इसमें जो पेड़ पौधों के नाम हैं, टीक, साल, पीपल, नीम। ओके, होप यू अंडरस्टैंड। और बस इतना ही है, ये भी ख़त्म हो गया, डेसिडियोस वाला भी पॉइंट ख़त्म हो गया है। आपको 2 पार्ट्स में उसको डिवाइड करके पढ़ना है। थर्ड आ जाता है ट्रॉपिकल थॉर्न फॉरेस्ट। इसका सिंपल सा मतलब समझ लीजिए, जब भी थॉर्न का नाम आएगा आपके दिमाग में राजस्थान याद आना चाहिए, ठीक है। यानी कि कांटेदार पेड़ होते हैं, यानी पेड़ होता है लेकिन उसमें पत्ते नहीं होते, ये ऐसे राजस्थान में ही पाए जाते हैं ज़्यादातर, ठीक है। इसमें जो रेनफॉल है वो 70 सेंटीमीटर से लेस होती है, ध्यान रखना है आपको, लेस देन 70 सेंटीमीटर, ये वर्ड्स ध्यान रखिएगा, ठीक है। और ये जो है कहाँ पाई जाएंगी, मतलब ये स्क्रब्स कहीं ना कहीं होते हैं, मतलब कैक्टस टाइप के आपने देखे होंगे ट्रीज़ वगैरह, पेड़ पौधे, तो ये ऐसे एरिया में पाए जाते हैं, जैसे राजस्थान, ठीक है, सम पार्ट ऑफ गुजरात, एमपी, इन सब में थोड़ा बहुत पाया जाएगा। थॉर्नी कहीं ना कहीं इनकी लीव्स होती हैं ज़्यादा, इन्हें पानी की नीड नहीं होती है, सैंडी एरिया में पाया जाएगा, बस इसमें इतना ही है। और कॉमन एनिमल्स, रैट्स, रैबिट, फॉक्स, वॉल्फ, टाइगर, लायन, ये सब लिखा हुआ है बुक्स के अंदर। हॉर्सेस, कैमल्स, ये सारे आप इसके अंदर लिख दीजिएगा, बस, ठीक है। फोर्थ है माउंटेन फॉरेस्ट।
माउंटेन फॉरेस्ट होता है, इसके नाम में ही देखिए क्या है, ये माउंटेन्स में पाए जाएंगे, ठीक है। यानी ये थोड़ा हाई एल्टीट्यूड पे पाया जाएगा। नेचुरल वेजिटेशन वहाँ की अलग है। यहाँ की जो हाइट है आपको ध्यान रखनी है, 1000 से लेके 2000 मीटर्स तक है, ठीक है। अभी तक हम नीचे वाली पेड़ पौधों की बात कर रहे थे जो इतने हाइट पे नहीं होते हैं, लेकिन मैंने कहा था ना कि माउंटेन वाले जो होते हैं क्रिसमस ट्री जैसे लगते हैं, और वो उनकी हाइट काफ़ी ज़्यादा होती है। तो आपको हाइट याद रखनी है, 1000 से लेके 2000 मीटर तक इनकी हाइट होती है। टेम्परेचर जो होता है थोड़ा ठंडा होता है, ठीक है। आपको टेम्परेचर कम ही बताना है, नॉर्मल, क्योंकि एग्जैक्ट नहीं बताया गया है। और यहाँ पे आपको ये भी ध्यान रखना है कि कौन कौन से पेड़ पौधे हैं, लाइक पाइन, देवदार, सिल्वर, फिर, स्प्रूस, सिडार, ये सारे जो पेड़ पौधे हैं ये कहीं ना कहीं पाए जाते हैं माउंटेन फॉरेस्ट के अंदर। ओके, ये ध्यान रखना है। और यहाँ पे हाई एल्टीट्यूड होगा, बता दिया मैंने। और जो एनिमल्स हैं कहीं ना कहीं स्नो लिपर्ड, स्क्वायरल्स, शैगी याक, ठीक है, ये सारे कहीं ना कहीं वाइल्ड शिप, ये सब एनिमल्स पाए जाएंगे। बस इसमें इतना ही है। टुंड्रा रीजन भी इसको बोला जाता है। तो कभी क्वेश्चन आए टुंड्रा रीजन एक्सप्लेन करो, तो ध्यान रखिएगा कि मैम ने तो माउंटेन बताया था, लेकिन बुक में से कभी कभी बीच में से वो क्वेश्चन पूछ लेते हैं। टुंड्रा रीजन अगर बोले तो समझ आएगा वो माउंटेन की बात कर रहे हैं, ठीक है। टुंड्रा रीजन इन्हीं को बोला जाता है। बस हो गया। फिफ्थ आ जाएगा मैंग्रोव फॉरेस्ट। मैंग्रोव फॉरेस्ट मैं सिंपल बताती हूँ, ये ऐसे फॉरेस्ट होते हैं जो थोड़ा दलदली एरिया होता है, ठीक है, स्वैम्पी एरिया होता है, जहाँ पे पानी वगैरह ज़्यादा है, जैसे वेस्ट बंगाल, ठीक है। डेल्टा वहाँ पे बहुत बनता है ना, सुंदरबन डेल्टा सुना है बहुत। तो ये कोस्टल एरियाज़ में कहीं ना कहीं पाए जाते हैं, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना है, ये कहाँ पाए, दीज फॉरेस्ट आर फाउंड इन कोस्टल एरियाज। डेंस मैंग्रोव्स होते हैं, ऐसे पेड़ पौधे ना जो आपको लगेंगे कि कोई रिवर के ना ऊपर बिल्कुल रख दिए गए हैं। कभी ट्रेन वगैरह से हम जाते हैं तो ऐसा लगता है कि ये जो ट्रीज़ हैं ये नदी के ऊपर तैर रही हैं, लेकिन वो तैर नहीं रही होती, उनकी जड़ें बिल्कुल अंदर तक होती हैं। उसे हम बोलते हैं मैंग्रोव फॉरेस्ट, जो पानी के बीचों बीच उग गया है, ठीक है। और वो बिल्कुल ऐसे कवर किया हुआ है जैसे कि वो कहीं ना कहीं ऊपर तैर रहा है। तो इसे बोला जाता है, जैसे गंगा, महानदी, कृष्णा, गोदावरी के आसपास वाला एरिया, ठीक है। सुंदरी ट्रीज़ और सुंदरबन डेल्टा फेमस है इसके लिए। कौन कौन से ट्रीज़ हैं, पाम, कोकोनट, कियोरा, आगर, ये सारे कहीं ना कहीं इसके अंदर आएंगे। और इसमें रॉयल बंगाल टाइगर जो कि फेमस है, आपको ध्यान रखना है, क्रोकोडाइल, टर्टल्स, घड़ियाल, स्नेक्स। यानी इस मैंग्रोव वाले फॉरेस्ट में, ऐसे दलदली वाले एरिया में आपको ये सारे जानवर देखने को मिल सकते हैं। तो बी सेफ, अगर ऐसे एरिया में आप जाएँ तो यहाँ पे क्रोकोडाइल, टर्टल, ये सब कहीं ना कहीं ज़्यादा होते हैं, ठीक है। तो हमारा फॉरेस्ट वाला टॉपिक पूरा का पूरा एंड हो चुका है, यानी हमने सारे फॉरेस्ट के बारे में पढ़ लिया है। अब कुछ एक्ट्स हैं वो हम एंड ऑफ द चैप्टर कवर कर लेंगे, ठीक है। अब हम पढ़ते हैं वाइल्ड लाइफ, ओके, यानी अब हम सिर्फ जानवरों के बारे में देखेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। वाइल्ड लाइफ यानी इंडिया में अराउंड 2000 स्पीशीज़ हैं बर्ड्स की, ठीक है, जो कि वर्ल्ड में 13% कहीं ना कहीं है हमारे इंडिया में। और एक तरीके से हम बात करें तो हमारे यहाँ पे बहुत सारे टाइप्स के स्पीशीज़ पाए जाते हैं। एलिफेंट्स के भी हैं, टाइगर्स के भी हैं, और बहुत सारे कहीं ना कहीं एनिमल्स हमारे यहाँ पे पाए जाते हैं, ठीक है। बर्ड्स की भी स्पीशीज़ हैं, तो हम इन सभी के बारे में पढ़ेंगे, तो आपको ये ध्यान रखना है, ठीक है। तो हम अलग अलग रीजन्स को कहीं ना कहीं कवर करेंगे। सबसे पहले हम देख लेते हैं, अब मैं बताऊंगी आपको कंजर्वेशन ऑफ फ्लोरा एंड फौना, यानी जो ये पेड़ पौधे हैं, पेड़ पौधों की तो हमने बात कर ली थी। अब हम एनिमल्स की बात करेंगे कि एनिमल्स भी क्यों ज़रूरी हैं। एनिमल्स भी ज़रूरी हैं हमारे कमर्शियल यूज़ के लिए, एनवायरनमेंट के लिए। यानी एनवायरनमेंट में अगर कहीं ना कहीं एनिमल्स नहीं दिखेंगे तो सिर्फ ह्यूमन रह के क्या करेगा, ठीक है। यानी अर्थ पे काफ़ी बैलेंस तरीके से हम रह रहे हैं, एनिमल्स की भी हमें नीड है और ह्यूमंस की भी नीड है। तो ये दोनों मिल के कहीं ना कहीं एनवायरनमेंट को बैलेंस करते हैं। तो फ्लोरा और फौना, यानी अब हम फौना की बात कर रहे हैं कि हमें एनिमल्स की भी ज़रूरत है और हमें इन्हें बचाना चाहिए, हंटिंग नहीं करनी चाहिए। पोचिंग, हंटिंग को पोचिंग भी बोलते हैं। तो अगर कभी आपसे कोई पूछे कि व्हाट आर द रीजंस टू डिक्रीजिंग वाइल्ड लाइफ एंड ऑल, तो अगर ये सारे कहीं ना कहीं पूछें कि क्या रीज़न है कि वाइल्ड लाइफ कम होते जा रहे हैं या फौना कम होते जा रहे हैं, तो आप बताइए। हंटिंग हो रही है, इलीगल ट्रेड किया जाता है उनका, ठीक है। उन्हें कहीं ना कहीं उन ट्रीज़ को काटा जा रहा है, डिफॉरेस्टेशन किया जा रहा है, उनका ट्रेड हो रहा है, और ग्लोबल वार्मिंग की वजह से वो सर्वाइव नहीं कर पा रहे हैं। टेम्परेचर इतना इंक्रीज़ हो गया है, पेड़ों में आग लग जाती है, फ्लड की वजह से वो ख़त्म हो जाते हैं जानवर। तो ये बहुत सारे रीजंस हैं जिसकी वजह से जानवर जो हैं कम होते जा रहे हैं, ओके। अब इन्हीं को हमें कम करना है, हंटिंग को कम करना है, इन्हें बचाना है, और गवर्नमेंट को एक्ट लाने चाहिए इन्हें बचाने के लिए, इन्हें सेव करना चाहिए। नेशनल पार्क्स,
वाइल्ड लाइफ सेंचुरी ये सब बनानी चाहिए, ठीक है, जिस पे गवर्नमेंट ने काम किया भी है। अब हम कुछ सीधा एक्ट्स देख लेते हैं कि इसके लिए गवर्नमेंट ने क्या क्या काम किए हैं इनको बचाने के लिए। तो सबसे पहले आप कॉजेज़ बता दीजिएगा, क्या क्या रीज़न है। अब आप सॉल्यूशन दे रहे हैं कि कैसे कंजर्व कर सकते हैं, कैसे, व्हाट आर द स्टेप्स ऑफ द गवर्नमेंट। अब इसमें सबसे पहले आएगा वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट, यानी ये लाया गया था 1972 में, ठीक है। एक एक करके आप लिख लीजिए गवर्नमेंट के स्टेप्स। वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 में, फिर आता है प्रोजेक्ट टाइगर 1973 में, फिर आएगा प्रोजेक्ट एलिफेंट 1992 में, और ये ऐसे ही प्रोजेक्ट राइनो, ठीक है, प्रोजेक्ट ग्रेट इंडियन बस्टर्ड, ये सारे प्रोजेक्ट्स लाए गए थे। और गवर्नमेंट ने 89 नेशनल पार्क्स भी बनाए हैं, 490 वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज़ भी बनाई हैं, जिससे कि जानवरों को प्रोटेक्ट किया जाए और उन्हें सेफ़ रखा जाए। डिफॉरेस्टेशन को कहीं ना कहीं मेनली इलीगल हंटिंग को बैन किया गया है, लेकिन फिर भी ये कहीं ना कहीं हो रहा है। और डिफॉरेस्टेशन कहीं ना कहीं गवर्नमेंट जो है रीप्लांट भी करेगी। तो ये सारे प्रोसेस जो हैं जानवरों को बचाने के लिए किए गए हैं, और यही सब आपको लिखना है मेनली कि हमें क्यों बचाना चाहिए। कॉमन सेंस का भी सवाल है ये थोड़ा, कि हमें जानवरों को प्रोटेक्ट करना चाहिए। बस आपको ये एक्ट अगर आप लिख देंगे तो आपके आंसर में थोड़ी मजबूती आ जाएगी कि हाँ आपको एक्ट पता है। तो थोड़ा एग्जामिनर वाले चेक जो करते हैं उन्हें लगता है कि हाँ बच्चा पढ़ गया है। तो ये सारे एक्ट्स आप याद कर लीजिए, जब भी आप वाइल्ड लाइफ के बारे में लिखें तो ये बता दीजिएगा, ठीक है। अब हम लास्ट देखते हैं टॉपिक। अब लास्ट जो है उसमें आपके मैप दे रखा है चैप्टर में। वो मैप डायरेक्टली भी पूछा जाता है और एमसीक्यू में भी आता है ये, और मैच द फॉलोइंग में भी आता है। तो मैं एक एक करके बता देती हूँ ये है क्या। इसमें आपको दिया हुआ है बायोस्फीयर रिजर्व, 14 बायोस्फीयर रिजर्व दिए हुए हैं, जो कि आपको उनके नाम यानी बायोस्फीयर रिजर्व के नाम याद करने हैं और वो कौन से स्टेट में हैं, ये 2 चीज़ें याद करनी है, ठीक है। तो आप इसको थोड़ा याद आपको करना पड़ेगा। मैं एक बार बता देती हूँ, जैसे सुंदरबन आपको पता है वेस्ट बंगाल में है, बस आपको मैप पे मार्क कर लीजिएगा। मैप पे आपको पता होना चाहिए कि ये लोकेशन कहाँ है। सिमलीपाल उड़ीसा में है, गल्फ ऑफ मन्नार तमिलनाडु में है, दिहांग दिबांग अरुणाचल में है, द नीलगिरी साउथ इंडिया में है, यानी केरला तमिलनाडु और कर्नाटका में आता है। डिब्रू अरुणाचल प्रदेश में आएगा, नंदा देवी उत्तराखंड में है, अगस्त्य मलाई बायोस्फीयर रिजर्व केरला तमिलनाडु में है, नोकरेक मेघालय में है, कंचनजंगा सिक्किम में, ग्रेट निकोबार बे ऑफ बंगाल में, पंचमणी मध्य प्रदेश में, और मानस असम में, अचनाकमर अमरकंटक छत्तीसगढ़ में, ठीक है। ये सारे नाम मैंने बता दिए हैं आपको। ये स्टेट्स देखिए सारे ज़रूरी नहीं हैं सारे याद हों, मैं आपको सिंपल बताती हूँ। कम से कम इसमें से ना कोई जो भी आपको याद हो ईजीली, कम से कम आप इसमें से 6-7 याद कर लीजिए। 6-7 भी अगर आपको याद होगा ना तो आप एलिमिनेट कर पाएंगे, या आप थोड़ा सा मैच करके आंसर निकाल लेंगे। तो आपको इतना कम से कम कुछ तो पता होना ही चाहिए, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना है, बाकी आप मैप कर लीजिएगा, इससे क्वेश्चन डेफिनेटली आता है। मैं बहुत कॉन्फिडेंटली आपको बता रही हूँ कि यहाँ से क्वेश्चन आते ही आते हैं, ठीक है। बस ये वाला चैप्टर हमारा पूरा कंप्लीट हो गया है। आपको ये पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, और अगर कोई नेक्स्ट चैप्टर की वीडियो आपको चाहिए हो तो बता दीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।